हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन गद्यांश लिखने की बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो समझ लीजिए कोई भी गद्यांश आए आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, तो यानी कि गद्यांश हल करने का सही तरीका क्या होता है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो चलिए इस वीडियो में पूरी 1 बाय 1 करके सारी जानकारी समझेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज एक के बाद एक समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सबसे चैप्टर नंबर 1 से गद्यांश देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है? राष्ट्र का स्वरूप इसका नाम है और इसको लिखा किसने है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस चैप्टर को लिखा है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको कैसे हल करेंगे ताकि पूरे नंबर आपको मिले, ये सब कुछ जानेंगे। बस 2 मिनट का इंतजार कर लीजिए। ठीक है, तो पहले गद्यांश समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो गद्यांश हमारा दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। देव मतलब देवताओं ने। तो यहाँ पर कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। और यहाँ से अंडरलाइन किया गया है कि जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। ये क्यों किया गया है इसको अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग गद्यांश को समझ लीजिए। उसके बाद कहता है कि इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, कह रहा है कि अब इसका अर्थ क्या हुआ समझ लीजिए। इसमें कहता है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, मतलब ये जो पृथ्वी है, ये धरती है, इसका निर्माण किसने किया है? देवताओं ने किया है। ठीक है, वह अनंत काल से है, मतलब वह प्राचीन काल से है, बहुत समय पहले से है। ठीक है, फिर कहता है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मतलब उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना का मतलब होता है जागरूक होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। और भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, पार्थिव का मतलब क्या हो जाता है? भौतिक, यानी कि भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, मतलब मजबूत हो सकेगी। हमारी राष्ट्रीयता जो है उतनी ही मजबूत हो सकेगी। इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ निकलता है। फिर कहता है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जननी मतलब जन्म देने वाली। तो ये पृथ्वी जो है समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देने वाली है, यानी जननी है। जो कहता है कि राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयता, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है, मतलब बेकार है। ठीक है, फिर कहता है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर, मतलब उतना ही राष्ट्रीय भावना पल्लवित होगी, मतलब विकसित होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं।
फिर कहता है कि इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। कह रहा है कि इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर अधोपांत का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा शुरू से अंत तक, यानी कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की शुरू से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो इस प्रकार से ये आपको गद्यांश दिया जाता है और इसी प्रकार का गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। फिर उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी 5 प्रश्न होंगे। जैसे यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो ये आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो हमने गद्यांश पढ़ लिया है, अब इनके उत्तर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर गद्यांश का क्वेश्चन नंबर 1 है, भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है? ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। तो आपको एक उत्तर कॉपी इस प्रकार से मिलेगी, उस पर आपको आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर यहाँ पे हमको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर डाल सकते हैं या फिर संख्या डाल सकते हैं। कितना है? 1 है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 हो गया और इसको अंडरलाइन हम इस प्रकार से वहां पर भी करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है? ठीक है, इतना समझ में आया। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। ठीक है, तो इसका हमको उत्तर यहाँ पर लिखना है। उत्तर, तो उसके बाद में सिर्फ उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखना है। उत्तर में लिखेंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण, ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। तो हम लिखेंगे भूमि का निर्माण जो है देवों ने किया है। किसने किया है? देवों ने। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है वह कब से है, तो हम इसमें लिख देंगे वह अनंत काल से है। वह अनंत काल से है। ठीक है, अनंत काल से है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो वह अनंत काल से है, यानी कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। यहाँ पर लिखा गया है वह अनंत काल से है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हमको इतना ही देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए गद्यांश में लिखा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर, क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर 2। ठीक है, क्योंकि ये हमारा दूसरा प्रश्न है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 2। प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर। ठीक है, सिर्फ प्रश्नोत्तर लिखना है आपको। ठीक है, अब कहता है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो यहाँ पे भी हम उत्तर लिखेंगे और यहाँ से हम लिख देंगे कि पृथ्वी, क्या लिखेंगे? पृथ्वी सच्चे अर्थों में, पृथ्वी सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में समस्त 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 राष्ट्रीय विचारधाराओं की, क्या बोलेंगे? विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, विचारधाराओं की जननी है। यहाँ पर जो लिखा है वही हमको यहाँ पर लिखना है। जननी मतलब जन्म देने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जननी हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन आपने हल कर लिए। उसके बाद में बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कह रहा है कि पार्थिव और अधोपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हमने आपको अर्थ तो समझा ही दिया है। पार्थिव का मतलब क्या होता है? भौतिक। और अधोपांत का मतलब होता है शुरू से अंत तक। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पार्थिव और अधोपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 3। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 3, ध्यान से समझिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 3। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर नंबर 3 हो गया। अब कह रहा है कि पार्थिव और अधोपान शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा पार्थिव, ठीक है, लिखने का तरीका आपको समझना है। जैसे पार्थिव का आपको अर्थ लिखना है तो इस प्रकार से डैश लगाएंगे। तो पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला। ठीक है, क्या लिखेंगे, पृथ्वी, पृथ्वी से संबंध रखने वाला। क्या लिखेंगे, संबंध रखने वाला। ठीक है, तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद कह रहा था कि अधोपांत, तो यहाँ पे हम अधोपांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अधोपांत। ठीक है, अधोपांत, इसका भी अर्थ हमको लिखना है तो इसके भी आगे हम डैश लगाएंगे। इसका मतलब होता है शुरू से अंत तक। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शुरू से अंत तक, अंत तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, अब आपको एक लाइन में नहीं लिखना है, बस आपको इसका अर्थ समझाना था। हमने लिख दिया पार्थिव का अर्थ पृथ्वी से संबंध रखने वाला, अधोपांत का अर्थ शुरू से अंत तक। एग्जामिनर देखिएगा फटाफट पहले क्वेश्चन के 2 नंबर, दूसरे क्वेश्चन के 2 नंबर, तीसरे क्वेश्चन के 2 नंबर फटाफट आपको मिल जाएंगे बिना टेंशन के। ठीक है, बस आपको सही तरीका अपनाना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि रेखांकित, यानी कि रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। वाक्यांश का मतलब है वाक्य का अंश निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर रेखांकित वाक्यांश कितना है, जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, यहाँ से लेकर के भावों का अंकुर पल्लवित होगा, यहाँ तक यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, मतलब रेखांकित किया गया है। तो इसका अर्थ आपको लिखना है। कह रहा है कि जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, चलिए समझते हैं। इसमें हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4। ये प्रश्नोत्तर नंबर 4 है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 डालेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 4। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4, फिर यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि हमको व्याख्या करनी है तो हम वो पहले लिखेंगे, तभी तो एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हेडिंग हम बना देंगे ब्लैक पेन से। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। फिर आपको या क्वेश्चन में पढ़ना है और उसका अर्थ निकालना है। तो जैसे हम इसका अर्थ लिख देते हैं, जैसे दिया गया है, जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में या रेखांकित अंश में, यहाँ से सीधे लिख देते हैं रेखांकित अंश में, रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि, अंश में लेखक कहता है कि, ये आपको लिखना है, कहता है कि। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो, क्या कहा गया है इसमें, कि जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयता, मतलब इसमें कहेंगे कि रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि जो राष्ट्रीयता, क्या लिखेंगे, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है। क्या लिखेंगे, नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। वह निर्मूल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब निर्मूल को अगर हम इसमें कहेंगे कि वह निर्मूल होती है, मतलब वह बेकार होती है। ठीक है, निर्मूल का मतलब क्या हो जाएगा, वह बेकार होती है। ठीक है, तो निर्मूल होती है मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे बेकार होती है।
तो यहाँ पर क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया कि रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल अर्थात बेकार या निराधार होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी। तो यहाँ पर हमको यही लिख देना है कि राष्ट्रीयता की जड़ें, क्या लिखेंगे, राष्ट्रीयता, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज करना ही नहीं है। तो राष्ट्रीयता की जड़ें क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी। क्या कहा गया है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में, तो हम एक बार लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। पृथ्वी में जितनी क्या हो जाएगा, गहरी होंगी। ठीक है, गहरी होंगी, पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है, उतना ही क्या कहा जाएगा, होंगी उस राष्ट्र का, क्या लिखेंगे, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता लिखेंगे, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर, राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर, ठीक है, भावनाओं का अंकुर उतना ही पल्लवित होगा, मतलब उतना ही अधिक फलेगा फूलेगा। अंकुर उतना ही अधिक, ठीक है, उतना ही अधिक फलेगा और फूलेगा। ठीक है, इस प्रकार से फलेगा फूलेगा। क्लियर। फिर कहता है कि उतना ही अधिक फलेगा और फूलेगा। ठीक है, तो ये हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। और उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन दिया जाएगा, वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया जाता है, उपरोक्त वाक्य यानी उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या 5। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 5, लेखांकित अंश। तो हमने कर दिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक यहाँ पे लिखेंगे, पाठ का शीर्षक। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि हमको बताना तो यही है, फालतू में क्यों हम टाइम वेस्ट करें। तो पाठ का शीर्षक लिख देंगे, क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। उसके बाद कह रहा था कि, क्या कह रहा था कि शीर्षक हो गया, फिर लेखक का नाम। तो यहाँ पर हम लेखक लिखेंगे, लेखक डैश करेंगे। लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल आपके लेखक हो गए। पाठ का शीर्षक, राष्ट्र का स्वरूप हो गया, ये रेखांकित अंश की व्याख्या, ये दोनों शब्दों का अर्थ, और ये 2 क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आप आराम से 10 में 10 नंबर पा सकते हो। ठीक है, जैसे ही लेखक को ये कॉपी मिलेगी, पहला प्रश्नोत्तर नंबर 1 मिल गया, प्रश्नोत्तर नंबर 2 मिल गया, प्रश्नोत्तर नंबर 3 मिल गया, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या मिल गई, पाठ का शीर्षक, लेखक मिल गया, तो उसको चाहिए क्या, जो चाहिए वो आपने लिख दिया है, तो आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो पूरे नंबर आप पक्के कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ एक ही करा पाया हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सबकी डिमांड हम देखेंगे। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए कि अगले जो चैप्टर्स हैं उनके भी आपको अगर गद्यांश का हल चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। अगर 4-5 भी कमेंट आते हैं तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।